रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारी विशेष सीरीज नोएडा 2021 उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने नोएडा को बनाने में अहम भूमिका निभाई। नोएडा 45 वर्ष का होने जा रहा है। 17 अप्रैल स्थापना दिवस है और ऐसे अधिकारियों में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा प्राधिकरण में डिप्टी सीओ के रूप में रहे और जिलाधिकारी के रूप में गौतम बुद्ध नगर को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एनपी सिंह जी। मैं एनपी सिंह जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। मैं सर नोएडा के 45 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और आपने भी नोएडा के आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब आप नोएडा में डिप्टी सीओ के रूप में काम कर रहे थे उस समय कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन कार्यों को सर हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिएगा, उस समय जो भी आपने महत्वपूर्ण काम किए सर। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं इस 45 वर्ष की जो नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र की यात्रा है जी उसको नमन करता हूं और समस्त जो नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक हैं उनको बधाई देता हूं कि वो एक सुव्यवस्थित प्रतिष्ठित शहर में रहने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और साथ ही जो सबसे नींव है नोएडा प्राधिकरण के निर्माण में, सर्जना में जी, वो अनेक राजनेता, नीतियां, अधिकारी तो रहे ही हैं जी, लेकिन उसके जो केंद्र में आत्मा रहे हैं वो किसान रहे हैं जी, उद्योगपति रहे हैं, वो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर रहे हैं जी, और वो छोटे व्यापारी रहे हैं और बुद्धिजीवी रहे हैं जी, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारों की भी रहती है जिसमें आपका भी प्रतिनिधित्व रहा है। जी, जी, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। जो आपने कहा कि जो मैंने कार्य किया था उसका कुछ जिक्र करूँ जी, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि 2008 से 11 के मध्य 3 वर्ष तक मुझे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में इस क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला जी, तो मुझे उस समय जो सबसे बड़ी बात दिखी थी जी, वो मुझे ऐसा लगा कि ये शहर विकसित तो हो रहा है लेकिन जिन गांवों की भूमि पर विकसित हो रहा है वो गांव कहीं उससे विकास की दौड़ से पीछे हो रहे हैं जी, और उससे जब कोई भी अगर अर्बन एरिया को, किसी नगर को आप देखते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म के रूप में देखते हैं, एक सावयव इकाई के रूप में देखते हैं। यदि उसके कुछ अंग बहुत सुव्यवस्थित हो जाएं और कुछ अंग अनियोजित और अविकसित हो जाएं जी, तो वो पूर्णतः एक समेकित रूप से एक अच्छे नगर के रूप में उसके उद्भव होने की संभावना क्षीण हो जाती जी। मैंने उस समय देखा कि उन 80 गांवों में, जिन गांवों की जमीन नोएडा प्राधिकरण में नोटिफाइड, उनके अंदर की सड़कें, उनके कम्युनिटी सेंटर, उनके पेयजल, सीवर, उनके यहाँ छोटी जगह अगर छोटी मोटी बची हो तो वहाँ पार्क, इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण, इन सब चीजों का बहुत ही नितांत अभाव दिखा था जी। और उनका जरूरी था कि जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर थे जी, या नोएडा को एक इकोनॉमिक मैग्नेट के रूप में देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करते हुए युवा अपने रोजगार की संभावना देखते हुए आते थे, उनके लिए भी चूंकि एक आवासीय नीति में अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई प्रावधान नोएडा प्राधिकरण में नहीं था। उसका परिणाम ये था कि या तो वो गांव में जाकर के रह रहे थे, वो माइग्रेंट लेबर, या झुग्गी झोपड़ियों के रूप में विकसित हो रहे थे जी। तो मुझे लगा कि गांव के किसानों और उद्योग मजदूरों और वो माइग्रेंट लेबर जो ग्रामीण क्षेत्र में पलायन करके और मजदूर के रूप में भी, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो चाहे अन्य इनफॉर्मल सेक्टर हो, उसमें जो आ रहे थे वो उन्हीं गाँव में ही रह रहे थे। तो इसलिए उन क्षेत्रों का विकास मुझे प्राथमिकता दिखी और उस समय के जो भी हमारे सीईओ थे, जो भी अधिकारी थे, उनको मैंने कन्विंस किया। और आपको बताने में मुझे हर्ष होगा कि 1976 से लेकर 2008 के मध्य में ग्रामीण क्षेत्रों में नोएडा के गाँव में मात्र 22 करोड़ के काम हुए थे उन 32 वर्षों में। और उन 2.5-3 वर्षों में हमने उन गांव में लगभग 200 करोड़ रुपए के काम सड़कों, सीवर, लाइट के रूप में कराया। यद्यपि वो पर्याप्त नहीं है, अभी भी उन गांव की जनसंख्या को देखते हुए और उन गांव के महत्व को देखते हुए वो शहर और ग्रामीण क्षेत्र का जो डिवीजन है डेवलपमेंट का, उसको
गैप को कम करने के लिए अभी बहुत कुछ और करने की जरूरत है, नियोजित रूप से, नीतिगत रूप से। लेकिन उस समय जो प्रयास किया था उसको देख करके मुझे, जब मैं कलेक्टर हुआ तो मुझे अच्छा लगा कि एक एहसास होता था कि उसमें हमने कुछ किया। दूसरा, मैंने ये महसूस किया नोएडा को, मैं अपने कार्यों के साथ साथ ये भी आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि नोएडा को और बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यकता क्या है। क्योंकि देखिए, आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी चर्चा होती है, जो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जी, संपोषणीय विकास की, पर्यावरण प्रबंधन की। और पेरिस समिट हो, चाहे वर्तमान में अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन जो बार बार आह्वान कर रहे हैं, वो नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। आपको शायद स्मरण होगा कि जब मैं नोएडा अथॉरिटी में था या जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, हमेशा एक मैं शब्द अक्सर बुद्धिजीवियों से, उद्योगपतियों से चर्चाओं में कहता रहता था कि हमें किसी शहर के ऑक्सीजन बैंक के बारे में चिंतित होना चाहिए। हम बैंकों में अपने धनराशि के बारे में तो बहुत चिंतित होते हैं जी, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य का सबसे मूलभूत आवश्यकता है, हवा, लोग मूलभूत आवश्यकताओं में गिनाते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। मैं उनसे कहता हूँ उससे बड़ी आवश्यकता होती है हवा और पानी जी। तो अगर ऑक्सीजन जितना हम मानव गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे उद्योगों के माध्यम से, चाहे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो वो जो कार्बन का इमिशन होता है जी, जितना कार्बन इमिशन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए अगर ऑक्सीजन जनरेशन, विनोद भाई, नहीं हो रहा है जी जी, तो नेट ऑक्सीजन बैंक हमारा जब नेगेटिव चला जाता है, कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, तो हम एक ऋणात्मक स्थिति में अर्बन एरिया, शहर या कोई भी गांव हैबिटेट हो जाता है जी। तो हमें नोएडा को एक कॉम्पोजिट एक यूनिट के रूप में देखते हुए देखना चाहिए कि कितनी एक्टिविटीज से कार्बन एमिशन नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में हो रहा है और उसकी तुलना में जो कार्बन सिंक है, मतलब फॉरेस्ट एरिया है, प्लांटेशन है, पार्क है, वो कितने ऐसे हैं कि जो उसको अब्जॉर्ब करेंगे। मेरा जो एक रफ आकलन है जी, कि अभी हम माइनस में है, बहुत ही भयंकर माइनस में है, कार्बन इमिशन ज्यादा है और ऑक्सीजन उसकी तुलना में कम है, क्योंकि हमने 2-4 सेक्टर रैंडम सेक्टर में हमने अध्ययन कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट से कराया था जी, कि उस सेक्टर में कितने वृक्ष हैं, कितने वनस्पतियां हैं, उससे कितना ऑक्सीजन उस प्रजाति विशेष से जनरेट होती है और कार्बन एक्टिविटी इमिशन की कितनी होती है, तो नेगेटिव था। इसलिए एक जो नोएडा लोकमंच एक बार एक सवाल इधर उठा रहा था कि रिवर बैंक के आसपास बंदे के दोनों ओर अगर सघन वृक्षारोपण हो, और नोएडा प्राधिकरण ने भी कई बड़े पार्कों में प्रयास किया है विगत वर्षों में, वर्तमान में भी चल रहा है, कि एक जो लंग्स ऑफ द नोएडा के रूप में जो कुछ फॉरेस्ट एरिया डेवलप हो रहे हैं, कुछ पार्क डेवलप हो रहे हैं, यह एक नई चेतना लोगों के बीच में जो आ रही है कि जो टेरेस पर भी गार्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जिसमें बहुत अभियान की आवश्यकता है, उसको एक मुहिम के तौर पर हम सब लोगों को लेना होगा। वरना अभी कीमत होती है पर यूनिट ऑफ लैंड किस आधार पर कि वहाँ उद्योग कितने हैं, नौकरी की संभावना कितनी है, व्यापार की संभावना कितनी है, राजधानी से उसकी नजदीकी कितनी है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जमीन की कीमत इस आधार पर आकी जाएगी कि वहाँ पर प्रदूषण का दर न्यूनतम कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। उस लिहाज से हमें नोएडा को संभालने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत गंभीर बात आपने सर कही है। और बहुत सारा एरिया अभी भी ऐसा है कि जिसमें ग्रीन, क्योंकि स्पेस है तो ग्रीन एरिया को बढ़ाया जा सकता है। उसमें जो ग्रीन एरिया है जितने, हमें उन्हीं में एक लैंड मैनेजमेंट करना होगा विनोद जी। जी जगह सड़कों के किनारे हैं, जगह ग्रीन बेल्ट में है, कुछ जगह ऐसी हैं जो ग्राम सभा की जमीन है जिस पर अवैध अतिक्रमण हो सकता है किसी का, या जो हमारे पूरी आपकी शाहदरा की जो ड्रेन है उसके किनारे हो सकता है, पूरा का पूरा जो यमुना के बेल्ट पर हो सकता है, उसके दोनों ओर। अभी जो क्षेत्र बचे हुए हैं ग्रेटर नोएडा के आसपास या हिंडन के किनारे वाले एरिया में, जी जी,
जब मैं कलेक्टर था तो मैंने सीओ रमारमन सर से अनुरोध किया था उस समय कि जितनी लैंड हमने बल्कि आइडेंटिफाई करके नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया भी था जी कि ये जमीनें हैं जिस पर कि आप अगर सिर्फ वृक्षारोपण करा दें तो ये शहर के फेफड़े को जी दुरुस्त करने के लिए जरूरी होगा। और कोरोना वायरस को देखते हुए आज की तारीख में वो गतिविधियां और अधिक सार्थक और आवश्यक महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यवस्था और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दो तीन जो सवाल मुझे प्रश्न प्रौधते हैं नोएडा के विषय में जी। एक और विषय है उद्योगों में जो मजदूर आते हैं जी, उनके आवासीय प्रबंधन की कोई संस्थागत नीति नहीं थी, इसलिए झुग्गी झोपड़ियां खड़ी हो गई जी। दूसरा, हमने ये नहीं देखा कि हम बड़े बड़े बंगलों में तो रहेंगे लेकिन हमारी छोटी छोटी जो नागरिक सुविधाओं की आवश्यकताएं हैं, नाई है, धोबी है, मोची है, फल विक्रेता है, वो कैसे हमें उपलब्ध होगा जी। और गांव की भारी जनसंख्या में जो लोग आकर के रुकेंगे उनको आपूर्ति करने वाले लोग कहाँ रहेंगे। तो वो जो झुग्गी झोपड़ी डेवलप हो गई, हमने अपने समय कोशिश किया था, आपको स्मरण होगा कि परथला में जी 4000 हमने फ्लैट उस समय और प्रयास करके अपने समय में बनवा भी दिया था, लगभग 3 साल के हाँ, बिल्कुल बना था जी। उनका आवंटन होने और झुग्गी झोपड़ियों को डिस्प्लेस करने का अभियान बचा हुआ था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर भी एक बहुत ही प्रयास की आवश्यकता है जी। और साथ ही और भी इस तरह की नीतियों की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप हाउसिंग और बड़े बड़े प्लॉट नहीं बल्कि यहाँ पर 50 वर्ग मीटर के 100 वर्ग फुट के प्लॉट की भी जरूरत है जी। अगर छोटे मोटे इलाके जहाँ भी बचे हों वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट शहर के वो भी एक अभिन्न हिस्से होते हैं जो सेवा देने वाले कम आय के लोग होते हैं। अगर उनकी हम समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो शहर का एक सुव्यवस्थित विकास नहीं हो सकता। जी 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 जी। एक बिंदु हम और उठाना चाहेंगे आपसे जी जी। एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का जो हमने अपने जिलाधिकारी रहते हैं कोशिश बहुत किया था जी कि नोएडा प्राधिकरण का एक अलग एक्ट के तहत, इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत उसका एक निर्माण हुआ है, लेकिन वो वक्त धीरे धीरे आ गया है, हम लोकतांत्रिक देश में हैं जी, कि नीतियों के निर्धारण और कम से कम नागरिक सुविधाओं के आपूर्ति और क्रियान्वयन की पद्धति में जी नागरिकों की आवाज का भी तो महत्व होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। अब उसका 2 स्वरूप है जी। एक तो है कि नगर निगम म्युनिसिपैलिटी के रूप में हो, तो चूंकि प्राधिकरण का क्षेत्र अगर म्युनिसिपैलिटी के रूप में होगा तो हो सकता है कि इसका जो एक टारगेटेड ऑब्जेक्टिव है, ये जो उद्देश्य है विकसित होने का, उसमें हो सकता है कोई व्यवधान आए जी। तो मैं कह रहा, मैंने प्रपोज किया था, प्रस्ताव किया था कि एक जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड चलते हैं जी 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 बिल्कुल, उस तरह से हमने ये कहा था कि सीईओ के साथ कोई भी सीनियर जो एसीओ हो उसकी अध्यक्षता हो, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड में मेजर जनरल या ब्रिगेडियर की अध्यक्षता होती है बोर्ड की, और बाकी जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके माध्यम से कुछ सर्टेन निर्वाचन क्षेत्र बना के एक एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं कॉर्पोरेटर के रूप में, और वो अपना एक वाइस चेयरमैन तय कर लेते हैं बोर्ड का। जी जी जी। तो चेयरमैन तो सीईओ का नॉमिनी होता है, जैसे कैंटोनमेंट में कमांडिंग ऑफिसर का नाम नहीं होता है, और वाइस चेयरमैन वो पब्लिक के जो इलेक्टेड जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं उनका आदमी होता है। जी जी। और उसके लिए एक अलग बजट निर्धारित होता है और वो मिलके कम से कम जैसे वाटर की व्यवस्था है, सैनिटेशन है या आपका सीवरेज की व्यवस्था है, पार्कों की व्यवस्था है, सेक्टर्स के अंदर की रोड की व्यवस्था है, उसमें आरडब्ल्यू तो है लेकिन आरडब्ल्यू का कोई लीगल एंटिटी नहीं है। जी 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 जी। जब तक उनको एक वैधानिक अधिकार नहीं होगा, जब तक उनको लीगल एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक उनकी वॉइस का, कलेक्टिव वॉइस का कोई प्रतिनिधित्व नोएडा प्राधिकरण की नीति विषयक मामलों में नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि चलो आप इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन करने में, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट आवंटन करने में मत रखो, लेकिन मास्टर प्लान बनाने में जी, और जो नागरिक सुविधाएं हैं, सिविक कम्युनिटीज हैं, एक अर्बन एरिया में लोग रह रहे हैं जी जी, जो गांव है वो भी एक तरह से अर्बन एरिया के अनिवार्य हो चुके हैं जी, तो उसमें जरूर होना चाहिए। और वो भी उस स्थिति में जब गांवों से प्रधान की व्यवस्था खत्म हो गई, बिल्कुल,
पंचायत राज खत्म हो गया, तो उस संदर्भ में उनके यहाँ कैसे सफाई हो, उनके यहाँ कैसे कम्युनिटी सेंटर ठीक से चले, उनके यहाँ कैसे सीवेज और सैनिटेशन और रोड का मेंटेनेंस ठीक हो, उसके लिए कुछ बजट एलोकेशन पूरे ईयर में विलेज वाइज, सेक्टर वाइज और इलेक्टेड जो उनके लोग हों उनके साथ प्राधिकरण के ही नेतृत्व में एक जरूर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो तो प्रेजेंट जो एस्टेब्लिशमेंट है वो देखे। जी जी जी। लेकिन मैं ये जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के जी निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जनता को एक उसके वॉइस की लेजिटिमेसी नहीं मिल पाती। बिल्कुल वो भी एक बहुत जरूरी फैक्टर है। और एक फैक्टर और मैं बताना चाहूंगा जी कि नोएडा प्राधिकरण के जो लीज पर सारी प्रॉपर्टी है जी, जब भी ये अभी जो इसके पास अब लैंड पूल बचा नहीं है जी, वरना लैंड को आवंटन करके ग्रुप हाउसिंग या औद्योगिक या कमर्शियल रूप में जो धनराशि आती रही उसी से डेवलपमेंट फर्दर होता रहा, उसी से मेंटेनेंस भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है जी। लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है, बल्कि धीरे धीरे आ रहा है, दस्तक दे चुका है प्राधिकरण को कि लैंड पूल खत्म। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में वो इनकम जो सेल इनकम होती थी वो तो खत्म हो जाएगी। तो जो पब्लिक एमिनिटीज का मेंटेनेंस के लिए फिर प्राधिकरण के पास एक ही विकल्प होगा कि वो या तो लीज को फ्री होल्ड करे जी, और फ्री होल्ड करे तो फिर नगर निगम बनने की मार्ग प्रशस्त होगा, या अगर प्रेजेंट सेटअप को चलाना चाहते हैं जी तो उनके पास सिविक एमिनिटीज के लिए, नागरिक सुविधाओं के लिए एक अलग से मेंटेनेंस कॉर्पस फंड होना चाहिए। सही कहा। जिसको कि सिर्फ मेंटेनेंस के कार्यों पर ही रखा जाए, उसके ब्याज से। मैंने ये प्रस्ताव जब मैं डीपीओ था जी 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 तो उस समय 2009-10 में इन राइटिंग दिया था 5,000 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड में जमा करने के लिए, लेकिन तब समय के वरिष्ठ अधिकारियों ने किन्हीं कारणों से उसको नहीं स्वीकार किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने यही तर्क दिए थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इतना सुव्यवस्थित शहर, इसके मेंटेनेंस के लिए अगर आप कोई बिना फ्री होल्ड किए कोई टैक्स अतिरिक्त लगाते हो तो लोग विरोध करेंगे कि आपने तो हमें लीज में पूरा फुल टाइम ले लिया है रेंट, बिल्कुल उसमें मेंटेनेंस इंक्लूडेड है, नया टैक्स बनाने पर विरोध शुरू होगा। तो इसलिए हमने कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी सेल हो रही है उससे सर्टेन अमाउंट सिविक एमिनिटीज के मेंटेनेंस कॉर्पस फंड के रूप में होना चाहिए, जिससे उसके इंटरेस्ट से हम एक बेसिक सुविधाओं को हम मेंटेन कर सकें। जी जी जी। एक और आपने, जब आप जिलाधिकारी थे तो आपने ग्राम संसद या गांव के लिए अलग से एक ऐसी बॉडी के गठन का प्रस्ताव दिया था जो आने वाले दिनों में डेमोक्रेटिक सिस्टम को और मजबूत करता, खासतौर पर नोएडा के गांवों में जब पंचायतें समाप्त हो गई थी। वो प्रस्ताव क्या था सर? वो एक बार हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए। जी। तो वो प्रस्ताव मैंने मुख्य सचिव महोदय को दिया था जी, और मुख्य कार्यपालक अधिकारी से विस्तार से बात हुई थी जी। मैंने उनसे यही निवेदन किया था कि हमें अर्बन एरिया, रूरल एरिया दोनों के अलग अलग प्रतिनिधि चुनने चाहिए। तो जो मैं भी चर्चा कर रहा था कैंटोनमेंट बोर्ड मॉडल की, जी, मेरा ये था कि प्रत्येक गांव में जी एक विलेज लेवल की कमेटी होनी चाहिए चुनाव, उनको एक सर्टेन अमाउंट बजटरी रूप में अप्रैल महीने में पूरे साल के लिए आवंटित करना चाहिए, और हर गांव के लिए मतलब ये सिस्टम होना चाहिए, एक तो विलेज लेवल पर कमेटी जी, और वो इलेक्टेड हो, भले उसका नाम आप प्रधान न दें, कुछ भी दें, चाहे आप उसको दें विलेज डेवलपमेंट कमेटी दें, विलेज मेंटेनेंस कमेटी दें, हाँ, विलेज डेवलपमेंट काउंसिल बन जाए। हाँ, हमने नाम बेसिकली नाम ही दिया था ग्रामीण विकास परिषद। हाँ जी। तो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ प्रतिनिधि, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, जनसंख्या क्या था जी जी, और उनको सर्टेन बजट होता और तो गाँव के साथ एक एक जेई को अटैच कर दिया जाता था अधिकार। बिल्कुल। जैसे गांव में भी सिस्टम चलता है, तो ये शहर के गांव में भी ये सिस्टम लागू करना चाहिए। वो सफाई को भी देखे, बेसिक एमिनिटीज को देखे और बेसिक डेवलपमेंट भी कराए जी जी। और उन्हीं गाँव में से कुछ गाँव को मिला के एक जोन बना के उनके प्रतिनिधियों का प्राधिकरण स्तर पर एक कॉर्पोरेटर होना था, और उसी तरह से अर्बन एरिया के जो सेक्टर है उनके भी कुछ सेक्टरों का पूल करके उनके एक प्रतिनिधि को वहां से होना था जी, और सेक्टर लेवल पर आरडब्ल्यू को भी उसी मॉडल में, जो विलेज वाला मॉडल था, उसको एक लीगल एम्पावरमेंट कमेटी होनी थी। जी 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 जी।
ताकि ये पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है, वैदिक काल से हमारा सिस्टम सभा समितियों के माध्यम से चलता रहा है। हम गणराज्य रहे हैं हजारों साल पहले। जी जी। तो किसी भी सिस्टम में जरूरी होता है जनता का प्रतिनिधित्व, जनता की आवाज को लाना। ये जरूर है कि उसकी आवाज को एक कैसे स्वरूप दिया जाए कि नोएडा प्राधिकरण जो सैटेलाइट टाउन के रूप में दिल्ली कैपिटल के विकसित हो रहा था और एक बहुत ही नियोजित रूप से एक लक्ष्य आधारित शहर के रूप में विकसित होना था, उसमें कोई व्यवधान भी नहीं है और लोकतांत्रिक आवाज का भी प्रतिनिधित्व हो। तो दोनों के बीच में कैसे संतुलन हो सकता है, उस तरह का हमने प्रस्ताव जी काफी बड़ा लंबा चौड़ा प्रस्ताव हमने भेजा था। उस पर सहमति सैद्धांतिक तो हो गई थी, लेकिन उस पर कोई जियो नहीं जारी हो पाया था। तब तक चुनाव घोषित हो गया था जी, और इसके बाद उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि संस्था पर है या नहीं है। जी 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 जी। आपने रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 FM को समय दिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, सुझाव दिए और आने वाले दिनों में नोएडा की बेहतरी के जो प्रस्ताव आपने दिए हैं, उम्मीद है कि प्रशासन उस पर अमल करेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, प्रणाम। अभी आप सुन रहे थे नोएडा प्राधिकरण में डिप्टी सीओ के रूप में काम करने वाले और गौतम बुद्ध नगर के पूर्व जिलाधिकारी NP सिंह जी को, जिन्होंने नोएडा में काम किया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने हल करने का प्रयास किया। गरीबों के लिए, ग्रामीणों के लिए कई प्रस्ताव दिए और उन पर अमल किया। और अभी भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि नोएडा में डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल हो, इस पर विचार किया जाए। इस तरह के सकारात्मक पहलू वाले अधिकारियों के लिए हम यही कहेंगे कि सरकार शायद इन सुझावों पर ध्यान दे। आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे लोगों से जोड़ते रहेंगे जो नोएडा के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।